हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भद्रकाली, हर हर महादेव। गाइस, मैं लगातार आप लोगों को सिद्धू मूसेवाला केस से रिलेटेड अपडेट दे रहा था और अभी जो मेरे सामने सारी खबर आई है, पूरी डिटेल जितनी भी आ गई है मेरे पास कि मास्टरमाइंड कौन था, किसने, कैसे, कब, कहां, क्यों, किस लिए किया, वो सारी अपडेट अब सारे खुलासे क्योंकि हो चुके हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और मुझे लगता नहीं कि इसके बाद मुझे और कोई वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें कत्ल से लेकर साजिश और साजिश में शामिल जितने भी लोग हैं उनको क्या क्या रोल दिया गया था, वो सारी चीज साफ हो जाएगी। इसके बाद इस कत्ल से जुड़ी हुई किसी भी सवाल का जवाब जो है, आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बट हाँ, मैं कहानी शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये जो सिद्धू मूसेवाला जो हत्याकांड हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इसमें सारा प्रशासन का जो है, प्रशासन जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम बहुत ही खराब है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ मैं आप लोगों से। आप देख लेना सारा सिस्टम किस तरीके से खुलता है अभी। तो मैं पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस ने जो कि मानसा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लिखी, जो पंजाब पुलिस ने जो जो उनके पास पूरी रिपोर्ट तैयार करी है, उन्होंने मानसा के चीफ जुडिशियल को कोर्ट को पेश करी है। तो उन लोगों ने क्या कहा, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ रिपोर्ट में क्या कहा है उन्होंने। तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक बातें हैं ये। तो पंजाब पुलिस ने कहा कि पूरे सिद्धू मूसेवाला केस से रिलेटेड उन्होंने सारी रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने पुलिस को दी, कितने लोग शामिल थे, कितने लोग, किसको कितना काम दिया गया, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ ये बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पंजाब पुलिस ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में ये लिखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, कि लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक गैंगस्टर है जिसके खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में करीब 50 केस दर्ज हैं। बताओ, वो अपने साथियों की मदद से दिल्ली की, ये सुनिए, इसको सुनिए, कि वो अपने साथियों की मदद से दिल्ली की तिहाड़ जेल और राजस्थान की जेलों से अपना गैंग चला रहा है। सोचो, वो एक्सटॉर्शन, कल, अवैध हथियार, उसके अलावा पता नहीं कितने ही धंधे कर रहा है। तो इस लाइन में मैं आप लोगों को ध्यान ये देना, खींचना चाहता हूं आप लोगों का ध्यान, कि अगर एक एक पुलिस एक ये बताती है कि एक कत्ल का जो मास्टरमाइंड है वो अपनी पूरी गैंग दिल्ली की तिहाड़ जेल, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली जेल है, उस जेल से अपनी पूरी गैंग चला रहा है, तो ये तिहाड़ जेल के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है ना, राजस्थान पुलिस हो चाहे पंजाब पुलिस, सबके ऊपर ये तमाचा है यार। इस लाइन के कितने सारे मतलब हो सकते हैं कि मतलब ये बंदा जेल से ही पूरी गैंग चला रहा है, हर चीज कर रहा है, मतलब जेल में बैठ के। तो ये सवाल नहीं उठता कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल भी जिम्मेदार है। क्योंकि अगर जेल के अंदर सख्ती होती, इसकी वजह है क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि जेल से ही अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहा है अपनी, तो यार जेल अपने नियमों का पालन अगर करता, जेल का स्टाफ अपने काम को ईमानदारी से करता होता, तो शायद लॉरेंस जेल के अंदर बैठकर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का प्लान ही नहीं कर पाता यार। तो कहीं ना कहीं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई ये मास्टरमाइंड है या गोल्डी बरार है या जो उसके शूटर है जिसने जो भी अंजाम दिया इसको, लेकिन आप ये बात को समझो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तिहाड़ जेल भी भाई बराबर जिम्मेदार है। अगर वो लॉरेंस बिश्नोई पर नजर रखते, उसको फोन यूज नहीं करने देते, या जो भी उसको फैसिलिटीज थी वो नहीं मिली होती, तो शायद वो ये सारी चीजें प्लान ही नहीं कर पाता। मतलब एक मास्टरमाइंड जेल में बैठा है, तिहाड़ जेल में, तो भाई कहीं ना कहीं तिहाड़ तो जिम्मेदार है। और ये वही तिहाड़ जेल है बॉस, जहां मतलब करोड़ों रुपए लगा करके इतनी सख्ताई कि मतलब तिहाड़ जाएंगे, यार हद है। मतलब ये तिहाड़ है कि जेल में मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज इन लोगों को मिलती हैं, और क्या चलता है, पैसा चलता है, सिर्फ पैसा चलता है। जेल में आप पैसा दो, जो मर्जी आपको फैसिलिटी चाहिए सब मिल जाएगी, पैसा फेंको, तमाशा देखो, और कैदी तो कर ही यही रहे हैं। और तिहाड़ जेल तो एक तरीके से लगा लो घूस महल है, घूस महल है। कि वहां पर पीछे आपको पता है 70-80 लोगों के नाम आए थे, सुकेश चंद्रशेखर, वही जैकलीन का बॉयफ्रेंड,
उसके चक्कर में 70-80 लोगों के नाम आए थे और सबको सस्पेंड किया गया था। लेकिन उस टाइम लगा कि शायद सिस्टम बदल जाएगा, तिहाड़ में पहले जैसी हरकतें नहीं होंगी, लेकिन अभी देख लो, मोबाइल धड़ल्ले से मुझे तो लग रहा है गन वन भी अंदर आती होगी शायद से। जेल में बैठ के एक बंदा पूरा गैंग चला रहा है यार, व्हाट द फक मैन, इज इट बिलीवेबल? क्या पुलिस की जिम्मेदारी है यार ये? क्या तिहाड़ की क्या जिम्मेदारी है? एक बंदा पूरी गैंग चला रहा है, बताओ, अंदर बैठ के यार, सिर्फ फोन से। सीरियसली मैन यार। और ऐसे जो ऑफिसर्स के खिलाफ बहुत कार्रवाई होनी चाहिए यार, कि जो ऐसे लोगों को शय देते हैं, जो इन लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं यार। क्या घूस ले रहे हैं सारे के सारे अंदर यार। पुलिस में बंदा मुझे तो लग रहा आता ही इसीलिए कि साला घूस लेके अपना घर बना लेगा, कोठी खड़ी करेगा। दिस इज डिस्गस्टिंग यार। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। पंजाब पुलिस ने तो ये कहा है, पंजाब पुलिस की जो कहानी है, पंजाब पुलिस ने जितनी तफ्तीश करी है, वो पूरी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पूरी कहानी सारी आ चुकी है, रिकॉर्ड में है, और कोर्ट में ये इसका हलफनामा है, स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी है पूरी की पूरी। तो आपको माननी पड़ेगी ये बात तो, क्योंकि पूरी रिपोर्ट है यार ये। लेकिन आगे जो आएगा देखेंगे वो क्या था। लेकिन फिलहाल जो है, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, इस कत्ल में हथियार कहां से आए, गाड़ियां कहां से आई, किसने किसकी मदद करी, कौन कहां पर था, कितने लोग शामिल थे, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए 8 लोगों का इस्तेमाल हुआ। एक मास्टरमाइंड था, वो आपको पता ही है, मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई। नंबर 2 पे आता है गोल्डी बरार, वही जो कनाडा में बैठा है, ये कनाडा की जेल में बंद है, पहले भी बताया था मैंने। कुल 10 लोग जिन्होंने लॉरेंस, तो मास्टरमाइंड है ये, शामिल है। उसको थोड़े दिन पहले अभी पुलिस ने गिरफ्तार करके तिहाड़ से पंजाब ले आए। तो 10 लोग थे ये जिन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी। गोल्डी बरार तो अभी कनाडा में, और अभी हो गए 11, और 4 की शिनाख्त हो चुकी है, जो कि उसके 8 शूटर थे। 8 में से 4 की शिनाख्त हुई है, 4 अभी बचे हुए हैं। लेकिन अभी जो टोटल है वो 19 टोटल कैरेक्टर है जिनके नाम सामने आए हैं। पहला मास्टरमाइंड इसमें आता है लॉरेंस बिश्नोई। इसके बाद पुलिस कैसे यहाँ तक पहुंची, कौन सा सबसे पहला बंदा था पकड़ा गया, और कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई, कैसे ये पूरे केस का खुलासा हुआ। तो देखो, पंजाब पुलिस के हिसाब से 29 मई की शाम को ठीक 5 बजे मूसेवाला अपने घर से निकला थार में। उनके साथ में 2 दोस्त थे उनके, जिनको शायद अपने रिश्तेदार को देखने जाना था। एक का नाम था गुरविंदर सिंह, एक का नाम था गुरप्रीत सिंह। साथ में पंजाब पुलिस की जो उसको 2 सिक्योरिटी विंग मिली हुई थी, जो गनर दे रखे थे, गनमैन दे रखे थे। एक का नाम था बलविंदर सिंह, दूसरे का नाम था कांस्टेबल विपनदीप सिंह। इन दोनों को मूसेवाला ने घर पे छोड़ा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और दोनों दोस्तों के साथ बैठ गया थार में, जीप चलाने लगा। गुरप्रीत बराबर में बैठा था, जिसके हाथ पे गोली लगी, और गुरविंदर बिल्कुल पिछली, ठीक पीछे, जैसे मेरी सीट है ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा था। घर से करीब 8 किलोमीटर दूर जब वो निकले, तो वहां एक कोरोला और बोलेरो जीप उनका पीछा करती है, उनकी गाड़ी को रोकती है, गोली चलाती है, सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है। लेकिन इस गोली चलाने वाले में और टक्कर में क्या होता है कि कोरोला का एक दरवाजा टूट जाता है। अब दरवाजा बंद नहीं हो रहा, तो दरवाजा खोल के हमलावर भाग नहीं सकते, क्योंकि रास्ते में पुलिस देख लेगी। तो उन्होंने क्या किया, कोरोला को तो साइड लगा दिया, छोड़ दिया, और गन पॉइंट पे वहां से एक ऑल्टो गाड़ी गुजर रही थी, उसको लूटा, उसमें बैठे और निकल लिए। बाकी हमलावर जो थे वो बोलेरो में निकल लिए। लेकिन बोलेरो वालों को लगा कि यार वायरलेस पे मैसेज आ जाएगा इतनी देर में, तो उन्होंने क्या, जबकि हुआ नहीं, तो उन्होंने 13 किलोमीटर करीब जब आगे निकल गए, वहां 13 किलोमीटर से आगे कोई गांव था, छाया करके शायद, तो वहां उन शूटरों ने बोलेरो को खाली कर दिया, सड़क किनारे गाड़ी छोड़ दी, और वो निकल गए। अब वो किस रास्ते निकले वो भी मुझे नहीं मालूम है। तो अब जब इस हमले की खबर जब मिलती है पंजाब पुलिस को, तो वो मौके पर पहुंचती है, टीम तो मौके पर पहुंचती है, तो कोरोला मिलती है, तो और खबर आती है उनके पास कि 13 किलोमीटर दूर आगे एक और गाड़ी मिली है, बोलेरो। अब पुलिस के पास सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे 2 गाड़ियां मिल चुकी थी, एक कोरोला, एक बोलेरो। अब उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली, उसमें कुछ खाने की बोतल्स निकली, और सॉरी, पानी की बोतल्स निकली, खाने की चीजें निकली, लेकिन इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते उन्हें तभी उनको कोरोला कार में से एक पेट्रोल पंप की पर्ची निकलती है।
ये पेट्रोल पंप जो है फतेहाबाद में था, और फतेहाबाद का एड्रेस भी उस पर लिखा हुआ था कि डीजल भरवाई थी, कोरोला डीजल कार थी उनकी, तो उसमें डीजल भरवाया गया था। इन्होंने 25 तारीख को शायद भरवाया था, पर्ची में डिटेल पूरी लिखी हुई थी। 25 तारीख को इन्होंने वहां से पूरा टैंक फुल करवाया था डीजल का। तो उसके बाद ये लोग, पुलिस जो है तफ्तीश करने के लिए पहुंचती है फतेहाबाद पेट्रोल पंप पे, और बाई चांस की बात है वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था, और शूटरों को तो ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यार दरवाजा टूट जाएगा और इस तरीके से उनको गाड़ी छोड़ के भागना पड़ेगा, वो तो दुर्घटना हो गई। तो 4 दिन पहले इन्होंने टैंक फुल करवाया था, और गलती से वो पर्ची इनकी गाड़ी में रह गई। वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी बहुत है। तो जब वहां पहुंचे, सीसीटीवी कैमरा निकाला, कैमरे की तफ्तीश करी, तो उस गाड़ी में काफी सारे लोग बैठे हुए थे। तो पुलिस ने सबका चेहरा जूम इन करके देखा, तो सारे चेहरे बिल्कुल ही अनजान निकले, लेकिन एक चेहरे पे पुलिस की नजर टिक गई। पुलिस को लगे कि शायद इसे कहीं देखा है। तो पुलिस ने अपने रिकॉर्ड चेक करे, हिस्ट्री चेक करी, तो एक बंदे का नाम आया जिसका नाम था, हरियाणा का कोई सोनीपत का था, उसका नाम था प्रियव्रत। तो पुलिस ने चेक किया, टैली किया, देखा कि गाड़ी में बैठा हुआ वो इंसान, वो चेहरा, नाम दोनों एक ही था, मिल गया। तो उसका पता चला कि भाई ये गैंगस्टर है। अब इसके बाद पुलिस ने क्या किया, उस डीजल पेट्रोल पंप, वो जो पेट्रोल पंप था, अलग अलग सीसीटीवी निकाले। उससे हुआ ये कि जो हमलावर जो भागे थे, वो किस रूट से जो भागे थे, और उस रूट से उनको समझ में आ गया कि वो किस साइड की ओर भागे हैं। तो ये काम उन्होंने किया, रास्ता पता चल गया। तो अभी सिर्फ एक चेहरा मिला था प्रियव्रत का, और ये एक था शूटर। अभी शूटर की कुंडली निकाली गई, तो पता चला कि इसका ताल्लुक सीधा सीधा गोल्डी बरार से है, लेकिन प्रियव्रत भागा हुआ था। तो अब पुलिस वाले क्या करें? अब पुलिस के पास 2 सबूत और बाकी थे अभी, कोरोला और बोलेरो। तो जब उन्होंने कोरोला की इंजन चेचिस नंबर होता है, बोनट उठाओगे तो दिखेगा, इंजन चेचिस नंबर जब देखा, तो पुलिस हैरान क्यों हो गई। उन्होंने देखा कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ओरिजिनली था, उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करी। शूटर इतने टॉप थे भाई। जनरली आपने देखा होगा, शूटर फेक गाड़ी, चोरी की गाड़ी, इनसे वारदात को अंजाम देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वो ओरिजिनल था। तो फिर पुलिस ने जब पता किया कि इस गाड़ी का जो असली नंबर जो है, क्योंकि चेसिस नंबर से पता चल जाता है कि किसी मोंटी के नाम से थी, सॉरी, मनप्रीत, मोंटी उर्फ मोंटी, मनप्रीत उर्फ मन्ना के नाम से थी। अब मनप्रीत का दूसरा नाम है, पहला प्रियव्रत, दूसरा मनप्रीत। तो मनप्रीत भी एक गैंगस्टर था, और इसका भी ताल्लुक लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से था। तो पुलिस ने जब मनप्रीत के बारे में छानबीन करी, तो वो पहले से पंजाब पुलिस में था। अब उसे जेल से निकाला गया, रिमांड पे लिया गया, उससे पूछताछ करी, तो उसने ये बताया कि हाँ, ये गाड़ी मैंने अपने एक कजन, जिसका नाम था मनप्रीत भाऊ, उसको दिया था। अब पहला नाम जो आया प्रियव्रत का, वो तो भागा हुआ है, शूटर है, मिल नहीं रहा। इसके बाद आया मनप्रीत, मनप्रीत उर्फ मन्ना। उसके बाद एक और मनप्रीत भाऊ, मनप्रीत उर्फ मन्ना, जिसने ये गाड़ी कोरोला अपने कजन को दी। मनप्रीत को जेल से निकालकर पुलिस ले आई, उससे पूछताछ शुरू कर दी। अब उसकी जानकारी सिर्फ ये थी कि मैंने मनप्रीत भाऊ को यह गाड़ी दी। अब मनप्रीत भाऊ भागा हुआ, उसे कहाँ पकड़े? पंजाब पुलिस ने फिर अपने मुखबिर दौड़ाए, तो पता चला कि वो उत्तराखंड के चमोली में छुपा हुआ है। तो पुलिस की एक टीम पहुंची, वहां से चमोली से उसको गिरफ्तार किया, उसे पकड़कर पंजाब लेके आए। अब पंजाब लाए तो तब उसने मुंह खोला, उसने कहा कि उसने मनप्रीत के कहने पर, यानी कि मन्ना के कहने पर, ये गाड़ी 2 लोगों को दी थी। उन 2 लोगों के बारे में मैं नहीं जानता, मना कर दिया, लेकिन जिनके जरिए ये गाड़ी मुझे देने को कहा, उस शख्स को जानता हूं, उसका नाम था शराज मिंटू। अब तीसरा नाम जो आया, मनप्रीत उर्फ मन्ना, मनप्रीत भाऊ के बाद आया सराज मिंटू। सराज मिंटू का नाम आ गया, 3 बंदे आ गए। सराज मिंटू पहले गोल्डी बरार का खास था। अब पुलिस सराज मिंटू को ढूंढती है, उसे उठा लेती है। अब उससे पूछताछ चल रही है। उसने कहा कि हाँ, मुझे भाऊ ने गाड़ी दी थी कोरोला, और मैंने इसे 2 शूटरों को दिया था, और उसने उन दोनों शूटरों के पुलिस को नाम बताए। और ये वो 2 शूटर थे जिन्होंने सिद्धू पर गोली चलाई थी। तो अब तीसरा किरदार आ गया, सराज मिंटू। कड़ियां एक से एक जुड़ती जा रही है, एक ने गाड़ी एक को दी, फिर दूसरे ने तीसरे को दी, तीसरे ने शूटरों को दी। अब शराज मंटू से पूछताछ के बाद ये पता चलता है
कि और एक शख्स के बारे में पता चला, उसका नाम था प्रभदीप सिद्धू। अब प्रभदीप सिद्धू के बारे में जानकारी जब पुलिस ने जुटाई तो पता चला कि इसी साल जनवरी 2022 में गोल्डी बरार ने प्रभदीप सिद्धू के पास अपने कुछ बंदों को भेजा था, इस इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा था कि इनको तुम्हें मूसा गांव पहुंचाना है, ये सिद्धू मूसेवाला का काम है। और वहां पर ये लोग सिद्धू मूसेवाला की गलियां, चौराहे, उसका घर, कुल मिला के उसकी हरकत, गाड़ी, उसकी पूरी रेकी करेंगे, पूरी डिटेल देंगे, नजर रखेंगे, पल पल की नजर रखेंगे, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो अब प्रभदीप सिद्धू ने गोल्डी बरार के कहने पे अपने कुछ बंदे भेजे, गुर्गे भेजे, और उन्होंने पहली बार जनवरी में जाके रेकी करी सिद्धू मूसेवाला की। अब इन सब से पूछताछ हो गई, अब तक 4 कैरेक्टर आ गए। अब इसके बाद पता चला एक और बंदे का नाम आया, उसका नाम था मोनू डागर। अब मोनू डागर का रोल आया, ये भी गोल्डी बरार का बंदा था। अब इसने कहा कि 2 शूटर और थे। अब इन्होंने किया क्या था एक्चुअली कि एक साथ एक जगह से शूटर नहीं मंगवाए, इन्होंने अलग अलग जगह से शूटर मंगवाए। बॉम्बे से मंगाए, महाराष्ट्र से मंगाए, राजस्थान से मंगाए। तो हर एक बंदे के हिस्से में 2-2 शूटर आए। मोनू सब प्लानिंग कर रहे थे। अब मोनू डागर ने 2 शूटर का इंतजाम किया। अब उसके बाद उसने इन 2 शूटरों को बाकी के 2-2 ग्रुप में और जो थे सबसे सारे शूटरों को मिलवाया एक दूसरे से। तो कुल मिलाकर मोनू डागर एक तरीके से 6 शूटरों का मेन गवाह था। लेकिन शायद 4 को वो पर्सनली जानता भी था, लेकिन 2 शायद वो कहीं से अरेंज करके लाया था, तो उसे नहीं भी मालूम था। अब मोनू डागर के बाद एक छठा कैरेक्टर आता है जो इस केस से जुड़ा हुआ था, इसका नाम था पवन बिश्नोई। अब पवन बिश्नोई ने इस हमले में जो कोरोला कार इस्तेमाल हुई व्हाइट, और दूसरी जो व्हाइट बुलेरो, पवन बिश्नोई ने व्हाइट बुलेरो का इंतजाम किया था, समझे जी। और राजस्थान से ये गाड़ी लेकर पंजाब बॉर्डर तक पहुंचा, और पंजाब बॉर्डर पे ये गाड़ी इसने किसी और के हवाले कर दी। तो दूसरी गाड़ी का इंतजाम पवन बिश्नोई ने किया, लॉरेंस के कहने पर किया, और पंजाब बॉर्डर तक ये गाड़ी डिलीवर कर दी। किसको कर दी? वो 7वां कैरेक्टर है, उसका नाम है नसीब। अब नसीब पवन बिश्नोई से ये कार लेता है और इसके बाद पंजाब के अंदर शूटरों की एक टोली के हवाले करता है। 4 अलग अलग ग्रुप हो गए, सबकी जो अलग अलग जोड़ी बन गई, लेकिन सिर्फ 2 शूटर इनसे मिलता है, 2 शूटरों से मिलता है, और जिनके हवाले ये बुलेरो कर देता है और वहां से निकलता है। इसका काम इतना ही था बस खाली। अब 8वां कैरेक्टर आता है इसमें, इसका नाम है संदीप सिंह। आपने सुना उर्फ केकड़ा, आपने काफी बार सुना होगा इसका नाम, अपने नाम की वजह से काफी बार केकड़ा, पता नहीं केकड़े जैसे शरीर वाला इसलिए इसका नाम केकड़ा पड़ा। तो 8वां कैरेक्टर हुआ संदीप सिंह। अब केकड़ा को गोल्डी बरार ने डायरेक्ट हायर किया था, उसका एक जानने वाला था, उस जानने वाले ने इसके बारे में बताया था कि मूसेवाला के गांव के करीब की रिश्तेदारी है इसकी। जिसके बाद इसे 29 मई की शाम को, पुलिस की रिपोर्ट के बाद मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि 29 मई की शाम को केकड़ा को खुद गोल्डी बरार ने भेजा था और बोला कि सिद्धू मूसेवाला के घर जाओ, एक फैन की हैसियत से जाना, और उसके घर के बाहर, क्योंकि लोग खड़े होते हैं जैसे अमिताभ बच्चन के बाहर होते हैं, तो सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर पे तो तुम भी खड़े हो जाना। अब जैसे ही वो बाहर निकले, उसके साथ सेल्फी ले और उसकी रिपोर्ट देते रहे। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्शन ये थी कि वहां पे सिग्नल ठीक है, तुम वीडियो कॉल करना, तो उसने वीडियो कॉल किया। अब ये बाहर खड़ा होता है, इत्तेफाक से 5 बजे सिद्धू मूसेवाला घर से बाहर आता है। पहली खबर केकड़ा को मिली, उसने देखा कि सिद्धू भाई आज अकेले हैं, घर में तो है ही नहीं। उसने जल्दबाजी में इधर सेल्फी ली, अब बाकी लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो उसने जल्दी जल्दी में बाकी ये खबर फटाफट से शूटर तक पहुंचा दी और वीडियो कॉल मिलाया गोल्डी बरार को, और उसने वीडियो कॉल के थ्रू उसने पूरी कमेंट्री सुनाई। अब उसने बता दिया कि भाई ये लोग हैं, ये साथ में जा रहे हैं, ये घर के अंदर जा रहे हैं, तो पूरी डिटेल उसने दे दी। तो 8वां किरदार था केकड़ा, उसने बता दिया सारा सब कुछ डिटेल, उसने सारी लाइव इंफॉर्मेशन गोल्डी बरार तक देता रहा और शूटरों तक देता रहा, और लगातार इन्फॉर्मेशन जब तक वो सिद्धू मूसेवाला निकला नहीं तब तक इन्फॉर्मेशन देता रहा। अब 9वां कैरेक्टर आता है चरणजीत सिंह। अब चरणजीत सिंह का क्या रोल था कि बाकी लोगों ने कोरोला और बोलेरो का इंतजाम किया, तो चरणजीत सिंह ने क्या किया? चरणजीत सिंह ने सारे के सारे हथियार
पंजाब बॉर्डर से इकट्ठे किए और वो हथियार उसने इन शूटर तक पहुंचाए। और जो गाड़ियों की जो नंबर प्लेट थी वो फर्जी नंबर प्लेट चरणजीत सिंह ने इंतजाम किया। तो हथियार का इंतजाम चरणजीत सिंह से किया, एक नंबर की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह ने उठाई। अब 9 कैरेक्टर हो गए। अब 10वां कैरेक्टर आता है। 10वां कैरेक्टर है लॉरेंस बिश्नोई। उसके आगे पंजाब पुलिस ने पता क्या लिखा? मास्टरमाइंड। तो पंजाब पुलिस की अगर हम माने तो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है लॉरेंस बिश्नोई। ये 10 कैरेक्टर पंजाब पुलिस ने इनके सबके नाम लिखे। तो पंजाब पुलिस ने लिखा आगे कि इस कत्ल का मकसद सिर्फ एक था, वो ये था विक्की मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेना, जो पहले जो मोहाली में हुआ था साल भर पहले। लॉरेंस का करीबी था, कॉलेज में सीनियर था, और उसी के कत्ल का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। जैसा कि गोल्डी बरार ने अपने फेसबुक में जो स्टेटस पे डाला था कि हम विक्की मिद्दू खेड़ा का मौत का बदला ले रहे हैं, तो वही सेम बात निकल के आती है। इसके बाद पंजाब पुलिस ने कहा कि पूरी साजिश मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने रची जब वो तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल से उसने कांटेक्ट किया, जो कि फोन से सारे उसने कांटेक्ट किए। जो वो झूठी बातें बोल रहे कि मेरे पास तो फोन ही नहीं था, लॉरेंस के पास फोन थे, ऐसा नहीं है कि फोन नहीं था। तो बाद में छानबीन हुई तो तिहाड़ में सारे फोन वोन, क्योंकि ऑब्वियसली जब चेकिंग होगी तो रेकी होगी तो सारे फोन वोन हटा दिए होंगे, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर बात आ जाएगी। तो इस वजह से उस टाइम पे छानबीन में कुछ मिला नहीं, लेकिन फोन तो था, क्योंकि बिना फोन यूज करे तो वो भाई कनाडा से राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इन सब जगह तो बातें नहीं करता। ऑब्वियसली उसने टीम बनाई जेल में रहते रहते। अब जेल के अंदर से ये पंजाब पुलिस की पूरी कहानी है कि इस तरीके से खुलासा हुआ, कैसे सारी कड़ियां जुड़ी, आप लोगों के सामने शायद साफ हो गई हैं, और कत्ल का मोटिव भी क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने मिद्दू खेड़ा की कत्ल का बदला लिया है। अब इसमें मास्टरमाइंड निकला लॉरेंस, लेकिन बाहर से जो ऑपरेशनल पार्ट को पूरा जो अंजाम दिया है वो उसका राइट हैंड था गोल्डी बरार, उसने दिया। वो पंजाब की हर जगह से वाकिफ है, क्योंकि वो पंजाब का रहने वाला है। तो लॉरेंस बिश्नोई के सिग्नल पर उसने अलग अलग लोगों को टास्क दिया, अलग अलग लोगों को काम बांटा कि किसको हथियार लाने, किसको गाड़ी करनी है, किसको रेकी करनी है, कौन गोली चलाएगा, और किधर किधर कहाँ कौन निकलेगा बाद में काम खत्म हो जाने के बाद। ये सारी जो डिटेल है ये गोल्डी बरार ने बनाई। अब 10 लोग जो है वो पंजाब पुलिस के गिरफ्त में है। 8 लोगों में से जो गोली चलाने वाला है उसमें एक बंदा आई गेस, ये जो जादव है, संतोष जादव आई गेस, ये पकड़ा गया है। अभी तक बाकी लोग नहीं पकड़े गए हैं, 10 लोग और एक ये बंदा। अभी तक 8 लोग और जो हैं वो अभी गायब है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो जब वो हाथ आ जाएंगे तो इस कहानी के हमें कुछ और पार्ट मिलेंगे, ये सारी चीज़ों का खुलासा होगा। तो इनकी जो सिद्धू मूसेवाला की मौत का जो असली रीज़न पंजाब पुलिस ने जो पेश किया है वो यही है, वो मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला इन लोगों ने लिया जो लॉरेंस बिश्नोई का खास था। बहुत ही बुरा लगता है ये सारी चीज़ें जान करके, जब हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है। अगर शायद हमारा सिस्टम, हमारा कानून अगर स्ट्रांग होता तो शायद आज सिद्धू भाई हमारे सामने बैठे होते। एग्जैक्टली ये गलत तरीका था, गलत हुआ जो भी हुआ। बाकी दिस इज़ समझ से बाहर है कि मतलब एक इतनी बड़ी जेल बनाते हैं ये लोग, और जहाँ सज़ा काटने के लिए कैदी जाते हैं वहाँ पे इनको सज़ा नहीं मिलती है, कानून प्रशासन सब मट्टी बलिद हो जाता है इस तरीके से। जब तार तार ये लोग कानून को करते हैं, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात है। एनीवेज गाइज, और भी कुछ खबर अगर जब वो और बाकी के शूटर्स अगर पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और मैं चाहता हूँ कि बस ये प्रशासन कुछ इस तरीके से ठीक हो जाए, सिस्टम कुछ ऐसा हो जाए कि आगे ये जो भाई सिद्धू के साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भद्रकाली।